हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस एंड द प्रोग्राम ऑफ न्यूज़ डीकंस्ट्रक्टेड। है ना। जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ऐसे न्यूज़ को पिक करते हैं जिसका रिलेवेंस एग्जाम के जो तीन स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उन तीनों ही स्टेजेस में काम के होते हैं। ठीक है। तो आज हमने कौन सा टॉपिक चूज किया है जो कि न्यूज़ में था, वो है मैरिटल रेप। है ना। देखो, अभी क्या हुआ रिसेंटली, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड रखा है कि मैरिटल रेप के ऊपर लॉज लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। इसी वजह से ये न्यूज में आया है ना। और ये केस जो न्यूज है कि मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए लॉ में कि नहीं, ये सालों से चला आता हुआ केस है ना। तो हम थोड़ा डीप में जाके इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है। पहले देखते हैं न्यूज में क्या था। न्यूज में क्या है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइल ए हस्बैंड certainly doesn't have a fundamental right to violate the consent of the wife. Terming it as rape is excessively harsh and disproportionate. मतलब क्या बोला जा रहा है कि हस्बैंड के पास अपनी वाइफ का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायोलेट करने का अधिकार नहीं है। किस केस में? सेक्स के केस में एंड रिलेटेड टू कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मर्जी। ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म में पुट करना चाहें इसको तो मर्जी है ना। बट टर्मिंग इट एज रेप इज एक्सेसिवली हार्श एंड डिसप्रोपोर्शनेट। अगर हमने इसको ये कंसेंट ना देने को अगर हमने रेप के रूप में मान लिया तो इससे क्या होगा, इट विल बी एक्सेसिवली हार्श एंड डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। है ना। ये बोलते हुए क्या हुआ, सेंटर ने अपना स्टैंड रखा किस पे? मैरिटल रेप के एक्सेप्शंस पे। ठीक है, इस पे लॉ बनना चाहिए, क्या एक्सेप्शंस होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, उस पर उन्होंने स्टैंड रखा गवर्नमेंट ने। इसी के चलते क्या हुआ, ये न्यूज में आया है ना। तो न्यूज में क्यों आया आपको समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट ये बात कर रहा है तो गवर्नमेंट किस पॉइंट के बेस पे वो आर्ग्यू कर रहा है, क्योंकि वो समझना पड़ेगा ताकि हम टॉपिक में अंदर जा सके। देखिए, तो प्राइमरीली गवर्नमेंट ने जो भी आर्गुमेंट रखा उसमें से हम उसको हम तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, गवर्नमेंट ने जो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको डिफाइन करने का कोशिश किया, थोड़ा उसका होराइजन को थोड़ा ब्रॉड करने का कोशिश किया और सेपरेशन को समझाया। सेकंड में मैरिज के बारे में उन्होंने कुछ बोला, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन क्या है उसको उन्होंने स्पेल आउट किया। एंड थर्ड उन्होंने बोला कि ऑलरेडी इस तरह के लॉज हैं जो कि मैरिटल रेप से किसी वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो हमें नहीं और नया लॉ नहीं चाहिए, ये बोला। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात आप समझिए कि मैरिटल रेप क्या होता है। ठीक है, देखो, मैरिज जब होता है तो कहते हैं दो पार्टीज होते हैं उसमें, एक हस्बैंड एंड वाइफ। अब क्या होता है कि मैरिटल रेप में क्या होता है, अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज होना चाहा और वाइफ ने अपना कंसेंट, यानी वाइफ ने नो बोला, बट फिर भी हस्बैंड ने क्या किया, फोर्सफुली विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, है ना, जिसको कि वायोलेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, तो क्या होगा, उसको माना जाएगा मैरिटल रेप। है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैरिटल रेप क्या है। अब ये जो हमारी गवर्नमेंट ने अपना आर्गुमेंट रखा, वो उन्होंने ये रखा कि ये जो कंसेंट है ना, इसमें जो हम बात करें मैरिटल रेप को हम डिफाइन करने का, ये कंसेंट तो अलग अलग होगा दो अलग अलग सिचुएशन में। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये मैरिज है ना, और एक क्या हो सकता है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप हो सकता है, और तीसरा स्ट्रेंजर हो सकता है, स्ट्रेंजर्स हु हैव परफॉर्म्ड सेक्स, है ना। अब इसमें इंटीमेट रिलेशन में और मैरिज में हम कंसेंट को डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से हम अलग अलग, ये जैसे तीन केसेस मैंने एग्जांपल दिए, ये 1, 2 और 3, ये तीन केसेस को हमें डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि जब वाइफ के कंसेंट के बगैर ये मैरिड उनके साथ सेक्स हुआ तो उसको बोला जाता है कि उनका जो इक्वलिटी का राइट है। क्या मतलब एक रिलेशन में इक्वल दोनों ही, क्योंकि दो बॉडीज के बीच में दो पार्टीज के बीच में मैरिज होता है तो दोनों का इक्वल राइट होना चाहिए, ये वायोलेट होता है करके हम बोलते हैं। तो
गवर्नमेंट ने ये बोला केसेस अलग अलग, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हम ये तीनों ही केसेस के लिए एक लॉ बना के नहीं कर सकते, तो हम उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। ये गवर्नमेंट का पहला आर्गुमेंट था। सेकंड, और जो जिसपे सबसे ज्यादा मतलब हमारी जनता चिड़ी हुई है, वो सेकंड चीज को लेके है। ये आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट ने पहली बात बोला कि मैरिज इज नॉट ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नॉट ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। समझ पा रहे हैं आप? मैरिज इज नॉट ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सेकंड, उन्होंने बोला कि जब मैरिज होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि पार्टीज जो वहां पे हैं, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर इन ए कॉन्टिन्यूअस, सॉरी ऐसा लिखते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब मैरिज में क्या होता है, दोनों पार्टी एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते ही है ना। और ये जो मैरिज है हमारा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जनरली मैरिज के साथ ही कंसेंट ऑफ सेक्स ये मिल जाता है ना। तो इसको डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये 3 पॉइंट्स उन्होंने बोला। पहला क्या बोला, मैरिज इज नॉट ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सेकंड, जो पार्टीज इन्वॉल्व हुए हैं वो हमेशा से एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट रखते हैं, जिसको उन्होंने बोला कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है। एंड थर्ड, हम एज्यूम करते हैं कि हमें मैरिज होते ही कंसेंट ऑफ सेक्स मिला है कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट ने बोला, सेकंड उन्होंने ये रखा। थर्ड, उन्होंने ये बोला कि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, जो कि ये जो रेप केसेस होते हैं उनको डिफाइन करते हैं, तो हम सेपरेट लॉ क्यों लेके आए। समझ पा रहे हैं? आई होप आपको ये 3 आर्गुमेंट समझ में आ रहे होंगे। अब हम ये थर्ड पॉइंट को थोड़ा देखते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज क्या क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो है आईपीसी में क्या क्या है। ऑल्दो अभी आईपीसी को हटा दिया गया है, इंडियन पीनल कोड, उसमें क्या है, सेक्शन 354, 354 ए, 354 बी एंड सेक्शन 498 ए, ठीक है। फिर हम क्या है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 है, यहाँ पे भी सेक्सुअल वायलेंस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ये जो अभी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, जो अभी हमने कॉलोनियल लॉ को मॉडिफाई करने का सोचा, वहां पे भी क्या हुआ है, जो सेक्शन 63 है वहां पे एंड सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, वहां पे भी हमने क्या किया, रेप को डिफाइन किया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइंस रेप एंड लिस्ट ऑफ नोशंस ऑफ कंसेंट, यानी यहाँ पे कंसेंट को भी डिफाइन किया जाने का कोशिश है, दैट इफ validated would constitute the offense of rape by a man। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि रेप को डिफाइन करें और कंसेंट क्या है उसको भी डिफाइन किया जाए, कर पाए। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक एग्जम्पशन है जिसपे कि हमेशा से जो वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं या फिर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका हमेशा से ये आर्गुमेंट रहता है। क्या है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये देखिए, ये जो एग्जम्पशन हमने प्रोवाइड किया किस पे, अंडर द सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। क्या बोला गया सेक्शन 9 में, देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय ए मैन with his own wife and the wife not being under 18 years is not rape। क्या बोला गया है सिंपल लैंग्वेज में, कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहा है और अगर वाइफ का एज 18 ईयर्स से नीचे नहीं है, तब क्या होगा, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है इसको हम कभी भी रेप के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ये बात हो रहा है कि नहीं। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कंसेंट का, ये बात हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है, हमें कोई एक को पकड़ के चलना चाहिए। और अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेरिगेटरी साउंड करता है, किसके लिए, जो वुमेन के जो राइट्स हैं उसके लिए, क्योंकि 18 साल होने से क्या होता है, कंसेंट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये उनका जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है ये है, ठीक है, इसकी वजह से ये न्यूज में आया। ओके, आगे हम क्या देखते हैं कि यार मैरिज क्या है। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि ये केसेस में पार्टीज कौन से इन्वॉल्व हैं और
तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो थोड़ा बोर्ड बोर्ड पे आते हैं। देखो, पहली बात आप समझिए, ये हम टर्म लिख रहे हैं मैरिटल रेप। ये दो चीजों का, दो टर्म को मिला के बना गया है। एक तो है इस तरफ, पहला टर्म जो हमारे पास है वो है मैरिज, ठीक है। एक जो टर्म है हमारे पास वो हो गया आपका रेप। अब जो मैरिज और रेप के बीच में जो टर्म यहाँ पे है बट हमें दिख नहीं रहा है, वो है कॉन्जुगल राइट्स। वो है कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। अगर हम इन तीन टर्म्स को समझ जाएंगे तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। रुकिए एक सेकंड, मैं बस पेन का कलर चेंज कर दूं। पेन, अब क्या है, ये अगर हमें तीन टर्म समझ आ गए तो हम समझ पाएंगे कि क्या है मैरिटल रेप और कैसे मैरिज क्या है। पहली बात तो, ठीक है, जनरली मैरिज का जो मीनिंग है हम उसको एक ट्विस्टेड वर्जन में बिलीव करते हैं, बट एक्चुअली में मैरिज क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैरिज इज दी it is the it is not the ceremonies that constitute marriage, but the autonomy of two individuals who agreed to share with each other। ये बात है ना। देखिए क्या बात हुआ कि मैरिज जो है वो क्या है, वो वो है कि मैरिज इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेरेमोनीज। सेरेमोनीज मैरिज नहीं बनाते, क्या बनाता है, ऑटोनॉमी, है ना, जिसको कि दो इंडिविजुअल ने शेयर जो दो इंडिविजुअल शेयर करने के लिए रेडी है, इसको बोलते हैं मैरिज। हम किस पे बिलीव करते हैं, हम शेयर के पे नहीं मानते, हम मानते हैं कि सरेंडर। ये अब हमें ये समझना चाहिए कि शेयर और सरेंडर में बहुत डिफरेंस है। हम क्या मानते हैं कि मैरिज हुआ मतलब वाइफ को अपना सारा ऑटोनॉमी किसको दे देना है, हस्बैंड को दे देना है। समझ पा रहे हैं ना। और उसी पे बेस्ड हमने कॉन्जुगल राइट्स बनाए हुए हैं और उसी के बेस पे हम रेप के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये होना चाहिए शेयर, ना कि सरेंडर। ये पहला चीज हुआ, ठीक है। सेकेंड चीज, रेप के बारे में हम बात करते हैं। रेप क्या है, अभी हमने बात किया कि विदाउट दी कंसेंट अगर किसी के साथ किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज हुए उसको हम बोलेंगे रेप। थर्ड चीज है कॉन्जुगल राइट। रुकिए थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि हमें समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरीली केस क्या है मैरिज में, जो हम समझते हैं शेयर वर्सेस सरेंडर, ठीक है, ये इसका केस है, ठीक है। जो जैसा मैंने समझाया मैं वापस समझा रहा हूँ कि मैरिज में क्या होता है, माना जाता है कि मैरिज एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है और सेरेमनी के थ्रू थ्रू वो क्या होता है उसको अपहेल्ड करके रखा गया। बट मैरिज एक्चुअली क्या है, मैरिज में क्या हो रहा है, दो पार्टीज म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि मैं अपना ऑटोनॉमी और तुम अपना ऑटोनॉमी मेरे साथ शेयर करोगे। यहाँ पे इंपोर्टेंट वर्ड है शेयर, जैसा हमने यहाँ पे देखा शेयर, हम ऑटोनॉमी शेयर कर रहे हैं। बट जनरली क्या देखते हैं हम इंडियन मैरिज में, ये माना जाता है कि सरेंडर, यानी वाइफ अपना सारा ऑटोनॉमी सरेंडर कर देता है, ठीक है। ये करना चाहिए, ये हम मानते हैं, जो कि गलत है। सेकंड चीज है रेप, जिसको हमने बोला कंसेंट के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। थर्ड चीज है कॉन्जुगल राइट्स। पहली बात आप समझिए कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है। देखो कॉन्जुगल राइट्स का मतलब यह है कि मान लो मैं हूं और मेरी वाइफ है ना, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा गया पास्ट में कि विदाउट ए रीजन हम दोनों में से कोई किसी को छोड़ के चला गया। ये तो अगर ऐसा केस होता है जहां पे विदाउट ए रीजन हस्बैंड ने अपने वाइफ को छोड़ा या फिर वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ा, तो क्या होगा, जो अपोजिट पार्टी है वो हमेशा से कोर्ट में ये अपील कर सकता है कि मेरे जो कॉन्जुगल राइट्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और उसके वजह से क्या होगा, कोर्ट वो जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है उनको बोले कि आप उनके साथ जाके रुको। तो कॉन्जुगल का मतलब ये होता है कोहैबिटेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, अगर हम सिंपल टर्म्स में डिवाइड करना चाहें, एंड कंपेनियन,
कॉम्पेनियनशिप। तो 3C के तहत हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या, कोहैबिटेशन, कोऑपरेशन एंड कॉम्पेनियनशिप। तो अगर कोई मुझे बिना रीजन के छोड़ के जा रहा है इन मैरिज, तो मैं ये कॉन्जुगल राइट्स अपने डिमांड कर सकता हूँ कोर्ट में, और फिर अगर वो लेजिट है कि विदाउट रीजन वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, देन उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे सारे राइट्स हैं इन ए मैरिज। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे। अब ये कॉन्जुगल राइट्स ही हैं जो कि कहीं ना कहीं मैरिटल रेप के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। वो क्या है, देखिए अभी हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे यहाँ पे पहली बात तो कॉन्जुगल राइट्स जो अभी हम बात कर रहे थे वो हमारा मैरिटल रेप से रिलेटेड हुआ। कैसे, देखो जो कॉन्जुगल राइट्स है ना, कॉन्जुगल राइट्स ये जो है, ये तो पहली बात तो ये ज्यूइश ओरिजिन के हैं, और ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंट्रोड्यूस किया। ये जो इमेज आप देख रही हैं ये रुक्माबाई, ये रुक्माबाई है, और इनका केस रुक्माबाई केस ऑफ 1884 के नाम से बहुत फेमस है, जो कि दो चीजों की वजह से जाना जाता है। एक तो हमने डिफाइन कर लिया कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, और एक है मैरिजेबल एज को कितना रखना चाहिए, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड एंड एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ था कि रुक्माबाई का चाइल्ड मैरिज हो गया था, और फिर वो पढ़ना चाहती थी, बट उनके हस्बैंड जो है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दादाजी भिखाजी, उन्होंने डिमांड किया कि वो वापस लौट के नहीं आ रहे मेरे पास, वो पढ़ने के लिए बस उधर चले गए हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है 1884 में, उन्होंने केस डाल दिया कि मेरे कॉन्जुगल राइट्स हैं और रुक्माबाई को परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये केस फिर बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, देन सुप्रीम कोर्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट से इतना वो बढ़ गया कि इवन क्वीन को इंटरव्यू करना पड़ा, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि रुक्माबाई क्या करेंगी, उनको कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म नहीं करने। और रुक्माबाई का भी स्टैंड बहुत क्लियर था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म करने हैं, तो रुक्माबाई ने सीधा बोल दिया कि मैं कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म करने से अच्छा मैं जेल चली जाऊं, है ना। तो ऐसा हुआ था, तो इसी वजह से ये केस बहुत फेमस हुआ था। अब ये कैसे रिलेट होगा हमारे मैरिटल रेप से, ये देखिए आप 2019 में सिमिलर एक पिटिशन डाला गया, जिसको जिसको कि फेमसली जाना जाता है ओजस्व पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने पिटिशन ये फाइल किया कि जो आप कॉन्जुगल राइट्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो पहली बात तो वुमेन के लिए डेरोगेटरी है, अच्छा नहीं है, तो ये इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, सेकंड चीज उन्होंने बोला कि देखिए अगर कोई वाइफ नो बोल रही है ना, और उसके हस्बैंड वो नो को ना समझे, विदाउट रिकॉग्नाइजिंग कि वो नो बोल रही हैं, फोर्सफुली अगर वो कुछ करना चाहते हैं, देन ये तो फिर मैरिज तो है ही नहीं ना, क्योंकि मैरिज मतलब क्या, दोनों का ऑटोनॉमी शेयर करना, तो ये तो मैरिज है ही नहीं। अगर आप फिर भी उसको क्या करना चाह रहे हैं, अगर वो छोड़ के जाना चाहती हैं और वो चली गई, और आप फिर उनको बोल रहे हैं कि आपको कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म करने हैं, तो वो कैसे होगा, ये वुमेन के लिए इक्वल कैसे हुआ, नहीं हुआ। सेकंड चीज जो उन्होंने बोला, वो ये बोला कि ये जो आप बोल रहे हो कोहैबिटेशन, जो अभी हमने बात किया था इन कॉन्जुगल राइट्स, कोहैबिटेशन का मतलब साथ में रहना। ये जो कोहैबिटेशन टर्म है, इट इज इट कैन बी डिफाइंड अंडर इंटीमेट प्राइवेसी। उनका मर्जी, वो किसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे, प्राइवेसी है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने पुत्ता स्वामी जो केस हुआ था, पुत्ता स्वामी केस 2017-18, उसमें उन्होंने बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स बॉडीली इंटीग्रिटी, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड मेंटल सैनिटी। ये दोनों पे आप फोकस कीजिए, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड मेंटल सैनिटी। ये तो आपने बोल दिया कि प्राइवेसी है, और कोहैबिटेशन इज ए इंटीमेट प्राइवेसी। तो अगर हम किसी किसी को बोलते हैं कि आप जाओ और आपको कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म करने हैं, तो हम तो उसका सीधा सीधा राइट जो प्राइवेसी है उसको वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका बॉडी स्टेक पे है। जबकि आपने बोला है ये पुट्टा स्वामी केस में क्या, कि बॉडीली इंटीग्रिटी एंड मेंटल सैनिटी। आप सोचिए अगर कोई किसी का कंसेंट नहीं है फिर भी उसके साथ वो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है, तो उनके उनका मेंटल जो हेल्थ है वो कितना बिगड़ रहा होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सब बात चला कॉन्जुगल राइट्स में। अब एक जनरल केस क्या होता है, देखिए
जो वुमेन है वो जनरली शाई फील करती हैं ये सब बताने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, कोई रीजन नहीं बता पाती। अगर केस दर्ज भी कर दिया गया, मान लो ए करके कोई पर्सन है और बी करके उनकी वाइफ है, तो ए ने परफॉर्म किया है ऐसे ही सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ परफॉर्म किया और वो चली गई, बट कोर्ट में जब वो कॉन्जुगल राइट्स को डिमांड करेंगे तो प्रोबेबली उनकी वाइफ बोल नहीं पाएंगी वो सारी चीजें, ऐसा होता है, साइनेस होता है। अब वो जब बोल नहीं पा रहे हैं तो हो क्या रहा है, कॉन्जुगल राइट्स उनको मिल जा रहा है, उनको आना पड़ता है वापस कहाँ पे, हस्बैंड के घर पे, और फिर से वो शिकार होती है, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रॉब्लम है सब। तो उसको हमें, तो ये जो केस आया ओजोस पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये बोला गया कि हम जो बात कर रहे हैं कॉन्जुगल राइट्स का, इसको एबोलिश कर देना चाहिए। और ऐसा हुआ भी है, देखिए ब्रिटेन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंडिया में ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और 1970 में खुद ब्रिटेन ने हटा लिया। बट हमारा जो सेक्शन 9 है वो तो डिफाइन करता है कॉन्जुगल राइट्स मिलने चाहिए करके, समझ पा रहे हैं आप। तो अब वो कैसे कैसे होगा, और उसी के चलते कहीं ना कहीं मैरिटल रेप होता है, समझ पा रहे हैं ना आप। ओके, अब आगे हम देखते हैं और क्या चीज है। देखो, तो प्राइमरी डिबेट कहाँ पे है कि मैरिटल रेप को हमें एज ए क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्राइमरी डिबेट। देखो, तो हम देखते हैं दो हिस्सों में इसको देखते हैं कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है हम इस पे देखेंगे फेवर में क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे अगेंस्ट, अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं। देखो, पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में हो, चाहे डीपीएसपी में हो या फिर चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज में हो, हम हर जगह बात करते हैं कि प्रोटेक्ट डिग्निटी। अब अगर हम मैरिटल रेप को अगर हम एज ए क्राइम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो हम ये कैसे कर पाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमने लिखे हैं क्या हम उसको 100% परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये प्राइमरी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि सॉरी, सेकेंड फेवर में जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज, तकरीबन 100 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये क्राइम है, जबकि कुछ कंट्रीज, जैसे आप लिस्ट सुनिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इन्होंने माना ही नहीं है कि मैरिटल रेप को वो क्राइम नहीं कर सकते, क्राइम करके नहीं बोल सकते। थर्ड थिंग है कि जो अभी हम देख रहे थे कि 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, वहां पे हमने बोला कि रेप के बारे में वो डिफाइन किया जाता है, बट ये जो एक्ट हम लाए 2005 में, इसमें ओनली मॉनेटरी सपोर्ट है। क्या बस इतने से काम चल जाएगा किसी के साथ रेप हुआ है तो? रेप क्या है, पहली बात तो देखिए, रेप का मतलब ये नहीं है कि आपने उनकी बॉडी को हार्म किया, ठीक है, वो तो आपने किया। रेप का मतलब ये है कि आपने बॉडी को भी हार्म किया एंड आपने उनकी डिग्निटी का मर्डर किया है, समझ पा रहे हैं। तो वो डिग्निटी को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे ना, तो हम सिर्फ मॉनिटरी सपोर्ट दे दे रहे हैं, इससे क्या होगा, समझ पा रहे हैं आप। इसका मतलब हम उसको सिविल क्राइम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जबकि इसको ट्रीट कैसा करना चाहिए, क्रिमिनल क्रिमिनल केस की तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। और आपको जान के शौक लगेगा कि एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम में, मिडिवल टाइम्स में क्या होता था, रेप केस को प्रॉपर्टी केस में डाला जाता था। समझ पा रहे हैं आप, क्या सोसाइटी का एटीट्यूड क्या था, रेप को प्रॉपर्टी केस में डाला जाता था। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि वाइफ, जब वो मैरिज हो गया, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कंप्लीटली हस्बैंड को, और इसी वजह से वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी होता था तो उसको माना जाता था कि इट इज अटैक ऑन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो इस वजह से क्या होता था, रेप रेप केसेस या फिर सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को पुराने टाइम्स में प्रॉपर्टी केसेस में रखा जाता था। ये तो पैट्रियार्की है सीधा सीधा, हम वुमेन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। समझ पा रहे हैं आप क्या हो रहा है? मेन टर्म यहाँ पे डिग्निटी, इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। ओके, ये सब हम देख रहे हैं, उसके फेवर में ऐसे आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। अगेंस्ट में क्या है, सबसे पहला जो अगेंस्ट में आर्गुमेंट दिया जाता है कि देखिए, ये जो हम बोल दे रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस को रेप, इसको रेप नहीं बोलना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट भी बोल रहा था। इसको क्या हम यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं स्पाउस सेक्सुअल वायलेंस, इस तरह का हमें कोई टर्म यूज करना चाहिए। क्यों? दो रीजन है उसके। पहला रीजन क्या है
देखिए, जो कंट्रीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा कंट्रीज ने मैरिटल रेप को एज ए क्राइम मान चुके हैं, वो सारे कंट्री कभी भी रेप टर्म का यूज नहीं करते। समझ पा रहे हैं? अलग अलग कंट्री में उसके लिए अलग अलग नाम। तो हम कैसे इसको रेप की तरह रिकॉग्नाइज कर लें? एक बात है, अगर उसी स्टैंडर्ड पे हम आए तो। सेकेंड चीज ये है कि रेप जब हम बोलते हैं तो वो सोसाइटी में एक ऐसा चीज जनरेट करता है जिसकी वजह से सिर्फ वो आदमी एक्यूज नहीं होता, उसको तो जो एक्यूज आदमी है उसको तो जो सजा है वो मिलना चाहिए। उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं वो जो सजा का जो बर्डन है वो भी बियर करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? और आपने एक चीज देखा होगा जिसको हम बोलते हैं मीडिया ट्रायल्स। केस जैसे ही दर्ज हुआ, मीडिया अपने आप वो जुडिशरी बन जाती है, वो खुद से डिसाइड कर लेती है कि भाई ये दोषी है कि नहीं दोषी है। आपने वो दिल्ली का दरिंदा, ये जो फेमस जो केस था वो आप सुने होंगे, उसका कोई गलती था ही नहीं, जबकि जुडिशरी जबकि जो आपकी मीडिया है उसने उसको दोषी डिक्लेयर कर दिया। वो आदमी ने अपना जॉब, अपना डिग्निटी और उसकी अगल बगल जो उसकी फैमिलीज थे, उनके रिश्तेदार थे, उन सबको भी उसको खोना पड़ा। तो ये होता है। तो कभी भी जस्टिस मिलना चाहिए, बट जो बर्डन है वो सिर्फ उसी मेंबर पे गिरना चाहिए जो कि एक्यूज्ड है, जो कि अपराधी है ना। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, रेप की जगह पे शायद ये टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, पहला। सेकेंड चीज क्या है, देखिए, विदाउट क्वेश्चनिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द जुडिशियरी और द जजेस, एक जज कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि जिस टाइम पे ये एक्ट परफॉर्म हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हुआ, उस टाइम पे वुमेन ने कॉन्सेंट दिया था कि नहीं। अगर उन्होंने नो भी बोला है तो वो कैसा है, किस तरह का नो है, किस वजह से उन्होंने बोला, ये सब है ना। और ये जो 100 कंट्रीज जो हम बोल रहे हैं जिन्होंने ये किया है, अलाउ किया है मैरिटल रेप को एज ए क्राइम, वो एक क्लॉज वहां पे ये भी जोड़ते हैं कि जो एक्यूज पर्सन है उसको ये राइट दिया जाएगा एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने का कि उस मूवमेंट पे क्या हो रहा था, क्या वो नो बोल रही थी, किस कॉन्टेक्स्ट में नो बोल रही थी, ये सब चीजें क्या ये जज एक डिसाइड कर सकते हैं। नो डाउट जस्टिस सर्व करने का उनके पास कॉम्पिटेंस है, बट ये कहीं ना कहीं उनके एम्बिट से थोड़ा अलग टेरिटोरी में जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या 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 बोला जा रहा है कि जो कंसेंट है इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सेकंड चीज है। थर्ड चीज है जो बोला जा रहा है, मिसयूज। अब जैसे हमने ये थोड़ी देर पहले बात किया कॉन्जुगल राइट्स। मान लेते हैं मैं हूं जो, मेरी वाइफ को मुझे छोड़ के जाना है, बट मैं, सॉरी, उल्टा एग्जांपल लेते हैं, कोई वाई करके एक लड़की है, एक्स करके कोई मेल है ना। वाई को नहीं रहना है एक्स के पास में, बट वो जा नहीं सकते क्योंकि एक्स एक्स फिर क्या करेगा, कॉन्जुगल राइट्स वाला केस डाल देगा। तो वाई क्या करेंगे, उसको फंसा देंगे कि तुमने क्या किया है, मेरे साथ मैरिटल रेप किया है। अब हम उसको कैसे पता लगाएंगे हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मैरिटल रेप है या कॉन्सेंसुअल सेक्स है, नहीं 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 डिफाइन कर सकते। वो एक प्रॉब्लम हुआ हमारे पास में। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि देखो, मैरिटल रेप जो है, जब उसके लिए हमने स्टेट से पूछा, बहुत सारे स्टेट्स हैं, 15 स्टेट्स तकरीबन हमने पूछा था। तो 15 स्टेट्स में से मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स ने बोला कि मैरिटल रेप को हम इसको क्राइम की तरह नहीं मान सकते। इवन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू, इन्होंने भी बोला कि जो मैरिटल रेप है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी वजह से करेंटली हम उसको क्राइम की तरह नहीं डिफाइन कर सकते। समझ पा रहे हैं आप? तो ये सब डिबेट दोनों तरफ चल रहा है कि उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब एक चीज तो जो क्रिटिक्स जिसको बोल रहे हैं कि जब ऐसे एक्ट्स परफॉर्म होते हैं, कोई नो बोल रहा है और जबरदस्ती ये किया जा रहा है, तो फिर तो मैरिज करके कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं ना, फिर हम किसके लिए लॉ ला रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये प्राइमरी मुद्दा है ना। अब हम कर क्या सकते हैं, वे फॉरवर्ड में हम कर क्या सकते हैं, देखिए। सेकंड में हमने ये बात किया कि ये डिफाइन करना मुश्किल है कॉन्सेंट क्या है, बट हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ केस सामने आ रहा है तो वो लोग जिन्होंने इस पे इन डेप्थ स्टडी किया है, प्रोबेबली डेकेड्स, उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कैसे इसका एक सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, सेकेंड चीज है, एंड माय फाइनल स्टेटमेंट इज कि देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ईगो को इसमें इन्वेस्ट करके केसेस में देखते हैं
तो हमें वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता रियल लाइफ, ठीक है। तो हमें क्या है, जैसा बुद्धा बोलते हैं कि माध्यमिक मार्ग को अपनाना चाहिए, है ना, द मिडिल पाथ। तो हमें दोनों तरफ के व्यूज को अ, अच्छे से एग्जामाइन करना चाहिए, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए और उसके बेस पे हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं जो टॉपिक था वो हमारा एंड होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फाइनली हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको लिखने का जरूर कोशिश कीजिए। क्या है? ऑन द वन हैंड marital rape laws helps in maintaining the dignity of a woman, but on the other hand, it can erode the institution of marriage and possesses the potential of misuse. Present your arguments. 10 marks, 150 words. ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।